अब मैं कमल कृष्ण रॉय के पास आती हूँ। रॉय साहब, कल से गतिविधियां इलाहाबाद हाईकोर्ट में बहुत तेज हैं। इस समय आज क्या हो रहा है? क्या कामकाज बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है इलाहाबाद हाईकोर्ट में यशवंत वर्मा के ट्रांसफर की खबर के बाद? क्या हो रहा है और इस समय बार एसोसिएशन क्या फैसला ले रही है? जी नीलू जी, इलाहाबाद के मौसम का हाल सुन लीजिए। सुबह जब ठंडी हवा चल रही थी तब भी इलाहाबाद में मौसम बहुत ज्यादा गर्म था और लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब 7 बजे के पहले जब लोग मॉर्निंग वॉक कर रहे थे हाई कोर्ट के इलाके में, उन्होंने देखा कि 4 नंबर 3 नंबर गेट के बीच में एक भव्य मंच बनकर तैयार हो गया था। माइक लग गई थी, कुर्सियां बिछ गई थी, कनात सज गए थे और 8 बजने से वकीलों का आना जाना शुरू हुआ। आप समझ सकते हैं कितना आक्रोश है। और वकीलों का ही नहीं, आसपास के तमाम नागरिक कौतूहल वर्ष किए। उन्हें लग रहा था कि ये तो दो स्टार वार होने जा रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के आदेश से पंजा लड़ाने की हिम्मत हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने किया है, तो आज कुछ उथल पथल होगा। आज यहाँ आरएएफ लगेगी, सीआरपीएफ लगेगी और पुलिस अधिकारियों का पूरा एक यहाँ पर सेना उतार दी जाएगी। लेकिन 9 साढ़े 9 बजते बजते हजारों वकील का जो जमावड़ा हुआ, जो जिसको कहते हैं जन सैलाब यहाँ उमड़ा कि बड़े बड़े शासन के तमाम ताकतों की धज्जियां उड़ गई और जुडिशरी को लग गया कि बिना बार के सहयोग के बेंच नहीं चल सकता। अगर बार साथ में नहीं रहेगा तो बेंच की सांस लेने के लिए भी उसको जगह नहीं है। और एक भी पत्ता पर मारा नहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट में। और और आपको मैं यह भी बता दूं कि न सिर्फ वकील नहीं गए बल्कि आम हर हड़ताल में होता है कि इतनी इजाजत मिल जाती है कि जो सरकारी वकील है वो जाकर कोर्ट रूम में सिग्नेचर कर देते हैं रजिस्टर पे, 2 फाइल का नाम लिख के उनका पैसा सुनिश्चित हो जाता है कि आज इन्होंने काम किया। आज कोई सरकारी वकील भी नहीं गया। आज जो टिकट स्टाम्प्स बेचते थे, जो स्टाम्प्स रिपोर्टर थे, जो हलफनामा करने वाले लोग बैठते थे चौकियों के नीचे, कोई अपनी जगह पर बैठना तैयार नहीं। सबका एक ही सवाल था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट को चुनौती मिली है और ये चुनौती सिर्फ अधिवक्ताओं को नहीं थी, हमारे इलाहाबाद हाईकोर्ट के माननीय चीफ जस्टिस को भी थी, यहाँ के सारे जजेस को भी थी कि वो एलानिया कर रहे थे कि हम जिसको चाहेंगे, जितना भी गंदा दागी आदमी होगा उसको हम तुम्हारी महफिल में लाकर सजा के बैठा देंगे। और कितना इनको अंग्रेजी आती है, कोलेजियम की अंग्रेजी पहला भी पढ़िए। पहली जो उन्होंने एक लंबा एक चिट्ठी आई थी, मुझे लगा कि इतनी डिफेक्टिव 2 अर्थ निकलने वाली अंग्रेजी लिखने वाला उसमें लिखता कौन है। जिस हाई कोर्ट में कृष्णा अय्यर की अंग्रेजी के लिए सुप्रीम कोर्ट में लोग डिक्शनरी 3-3 खोल के बैठा करते थे और कृष्णा अय्यर का जजमेंट पढ़ के लोगों ने शेक्सपियर को और बायरन को और कीट्स को, कॉलरिज को पढ़ना शुरू किया, टॉलस्टॉय को, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को पढ़ना शुरू किया, बाइबिल पढ़ना शुरू किया, गीता पढ़ना शुरू किया। उस हाई कोर्ट के सीनियर और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजों की अंग्रेजी में इतनी कमजोरी। और अभी वाला सर ने कहा डिपार्टिएशन या क्या जो शब्द इस्तेमाल किया, अरे दुकानदार भी लगा देता है कि बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। तो जो माल बिक गया है, जो बाजार में जिसने अपने को बेच दिया उसको क्यों वापस कर रहे हो? हम बिका हुआ माल वापस नहीं लेते। इन्होंने अपनी आत्मा बेच दी। इन्होंने संविधान के साथ जो शपथ लिया था, जो ईमानदारी, निष्ठा, पारदर्शिता का क्या ओथ लिया था, उसके साथ इन्होंने विश्वासघात किया। तो हम कैसे ले सकते हैं इनको? हमारे यहाँ कोई जगह नहीं। हमारे यहाँ देश दुनिया के तमाम राज्यों से, बंगाल से, राजस्थान से, पंजाब से ऑनरेबल जजे जाते हैं, महाराष्ट्र से जजे जाते हैं और यहाँ से जब रिटायर होते हैं या अपने पेरेंट्स कोर्ट में जाते हैं तो विदाई के समय बार एसोसिएशन में अपने आंसू पोंछते हुए निकलते हैं और कहते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हमको जो सम्मान दिया वो उस जगह भी हमको नहीं मिल पाया था जहां हमने वकालत किया और जहां हमने मूर्ति का शपथ लिए। यहाँ के जूनियर, यहाँ के सीनियर, एक जज बिहार के एक जज साहब थे जो बाद में चीफ जस्टिस हुए थे, उन्होंने तो भरी सभा में अपने विदाई भाषण में बार में कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का जूनियर जितना परस्मी
और जितना वो मेहनती है, जितना वो लॉ को समझने का कोशिश करता, उतना हमने हिंदुस्तान के कई हाई कोर्ट में हम गए लेकिन कहीं नहीं देखे। तो हम लोग किसी के साथ कोई ऐसा मिसबिहेव नहीं करते। जजेस को माय लॉर्ड कहा जाता कि ये ईश्वर लोग हैं, और ईश्वर के घर में हमाम में आप नंगा देख लेंगे तो क्या होगा। लेकिन लेकिन सबसे अच्छी बात, जैसे कोलेजियम ने जब फोटो लगा दिया, सारी चिट्ठियां पब्लिश कर दी, तो हम लोगों ने बड़ी तारीफ की। लेकिन कोलेजियम का जो कंडक्ट है वो बहुत निंदनीय है। कोलेजियम ने 15 तारीख की सुबह से लेकर 21 तारीख तक जिस तरह से इस मामले पर पर्दादारी की है, सर ने सारी बातें बता दी, उसमें गुंजाइश उस बात में बढ़ाने की नहीं है। लेकिन मैं तो सोचता हूँ कि जब फायर ब्रिगेड आई, जब आग बुझाने के क्रम में उन्होंने नोटों की बोरियां देखी, और जानते हैं बोरियों की संख्या बढ़ती जा रही है। इलाहाबाद में तो 50 बोरी गिन लिया लोगों ने। तो कहां से आप खंडन करेंगे जब बोरी भरे, जब सड़कों पर पत्तियों में और सूखी पत्तियों के बीच में कटे फटे नोट, जले नोट मिल रहे हैं। तो आप कौन होते हैं हम कहें 50 बोरी, तो आप कैसे कहेंगे कि आप ये 50 बोरी नहीं थी। अगर नहीं थी तो बताओ कितनी बोरी थी, तुम ही बताओ। तो पहला काम तो इनका यह होना चाहिए, उन्होंने पुलिस को बुला लिया। और चूंकि जब भी वीआईपी के यहाँ इस तरह की आग लगती है बुझान, तो सबसे पहले लोग वीडियो रिकॉर्ड करते हैं कि क्योंकि मामला आगे जाएगा तो हमें एविडेंस देना पड़ेगा। पुलिस बुला लिया। अब इनको चाहिए था कि अनअकाउंटेड मनी का इतना बड़ा जखीरा है, तो ये इनकम टैक्स को बुला लेते, ये ईडी को खबर करते हैं, उच्चाधिकारियों के जरिए संबंधित विभाग के लोगों को खबर करते, और कम से कम इसकी एक तहरीर होती, जो चीज सामान मिल रहा है उसकी एक रिकवरी की लिस्ट बनी होती। ये सारी चीजें मिली, यही तरीका है। आज तक नहीं पता चल रहा है कि उन्होंने सीजर की कोई लिस्ट है कि नहीं, रिकवर सामानों की लिस्ट है कि नहीं, और वो इस पूरे मामले के महत्वपूर्ण दस्तावेज एविडेंस है। आपने 15 तारीख को कितने बोरे में ले जाकर उसे किस जमुना में डाल डुबो दिया उसको, या किसी झील में डाले, या हरियाणा में ले जाके उसको कहीं गाड़ दिया किसी ऊसर वाले क्षेत्र में, कोई बताने को तैयार नहीं कि इतने महत्वपूर्ण सबूत मिटाए कैसे गए। एक मुकदमा, हम नहीं कह रहे कि यशवंत वर्मा जी पर ही मुकदमा हो, लेकिन मुकदमा इस बात का होना चाहिए कि ये सारी चीजें यहाँ रिकवर हुआ, और ये देखा जाना चाहिए कि ये किसका पैसा है, ये और जो कौन लोग हैं जो इन सारी चीजों को उठा के लेकर सबूत को नष्ट किए। कौन अग्निशमन का कौन सा वो ये भ्रष्ट अफसर है जो कि दबाव में जुडिशरी के ये कह रहा है कि वहां पर कोई पैसे की रिकवरी नहीं, और अगले दिन वो कह रहा है कि पैसे के बारे में हमने कोई बयान नहीं किया। रॉय साहब, ये मुझे तो आपसे ये जानना है, रॉय साहब, आपने कहा कि आज आपका मंच सज गया है इलाहाबाद हाईकोर्ट के गेट नंबर 3 और 4 पर, जहाँ पर सारे वकील इकट्ठे होने वाले हैं। अभी कितने हजारों, दिन, हाँ नहीं तो अगर हजारों की संख्या में वकील वहां पर इकट्ठे हो रहे हैं, कब तक ये स्ट्राइक रहेगी? लॉयर्स कब तक अपना काम ठप रखेंगे इलाहाबाद हाईकोर्ट का? जी रॉय साहब। आदाब करिए, बैठाइए। देखिए मैडम, हड़ताल कब तक रहेगी ये वकीलों को नहीं तय करना है। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस महोदय को, जिन पर सारा हमारा बार विश्वास करता है, उनको तय करना है। हमारे बार के प्रेसिडेंट अनिल तिवारी जी ने एक ऐतिहासिक बीड़ा उठाया, उनको ये नहीं तय करा। आज वो कह दें कि हमारी भी यही फैसला है, हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिख के दे रहे हैं कि आपके आदेश का पालन हम नहीं कर पाएंगे, यहाँ स्थितियां हमारे कंट्रोल के बाहर चली जाएगी। इसलिए यशवंत वर्मा जी को अपने पास रखिए, या चीफ जस्टिस का कोलेजियम कह दे कि हम ये आदेश निष्प्रभावी करते हैं तत्काल प्रभाव से, तो आज ही जिंदाबाद होने लगेगा। हमारी उनकी कोई दुश्मनी नहीं, ना हमारा उनका बैर है। हमारे ऑनरेबल जजेस कहते हैं कि इसमें न्यायपालिका डिमांड के क्या रथ के दो पहिया है? होते हैं। समय जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का बार एसोसिएशन है, उसकी डिमांड क्या है? क्या ये डिमांड आप लोग इलाहाबाद जी, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से रखना इलाहाबाद चाहते हैं? हाईकोर्ट, ये जी जी, इलाहाबाद हाईकोर्ट के बार के हमारे अध्यक्ष श्री अनिल तिवारी जी, वहाँ हमारे महामंत्री पांडे जी, ये सब लोगों का एक डिमांड, ये है कि पहले तो एफआईआर हो इनके खिलाफ। यशवंत वर्मा जी की तरफ को एफआईआर हो, एफआईआर के लिए कोई औपचारिकता हो तो उसे पूरा किया जाए। परमिशन की जरूरत हो तो परमिशन लिया जाए, कम से कम परमिशन के लिए चिट्ठी तो लिखा जाए, अपना इंटेंशन तो किया जाए। दूसरी चीज यह है कि दोनों चीजें चल सकती हैं। सर जानते हैं, सर ने इसकी तरफ इशारा भी किया है कि एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी चल सकती है कि आपने जो है काला धन अपने पास रखा जिसका कोई अकाउंट नहीं,
आप ईडी और इनकम टैक्स के धारे में भी गिरफ्तार हो सकते हैं। और तीसरी चीज है कि आपके पास डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग भी चल सकती है फॉर द रिमूवल ऑफ द जज। और वीरा स्वामी वाला जो 99 के जो गाइडलाइन है उसके तहत इन्होंने प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन फिर भी अभी गट-मट लग रहा है। मुझे लग रहा है कि इसमें गृह मंत्रालय भी कुछ इंटरेस्ट ले रहा है। और जिस तरह से हमारे बड़े-बड़े वकील जो अखाड़े में कूदे हैं, वो जो इंग्लैंड में रहने वाले वकील साहब, इधर महेश जेठमलानी जी और इधर कौन सुब्रमण्यम, क्या नाम भूल रहा है, ऐसे लोगों का नाम भूल जाए तभी अच्छा है, ऐसे लोगों का। ये लोग सब कह रहे हैं कि एनजेएसी को अब लाने का समय आ गया है, ये कोलेजियम सिस्टम लाने का समय आ गया। नीलू जी, खतरा ये कि इस देश के करोड़ों लोग भी कहने लगेंगे कि अगर कोलेजियम सिस्टम से इन अमीर घरों में पैदा हुए दुलारे हुए बच्चे जो है इतना भ्रष्ट निकलेंगे, तो वही सिस्टम सही है जिसमें राजनेताओं को ये पावर रहता है। और उसका एक बढ़िया कोलेजियम भी होता है, उसमें चीफ जस्टिस भी होते हैं। ये खतरा हमारे सर पर मंडरा रहा है। और जो इन्होंने जिस तरह से विश्वविद्यालयों को कब्जा कर लिया, इनके कुलपति हैं, इनके रजिस्ट्रार हैं, इनके प्रोफेसर हैं, इनके एचओडी हैं, जिस तरह से इन्होंने रिसर्च इंस्टीट्यूट को कब्जा किया, जिस तरह से यूजीसी को, एनसीईआरटी को कब्जा किया, जिस तरह से जेएनयू, बीएचयू, इलाहाबाद सब जगह कब्जा कर लिया, सब जगह पढ़ाई लिखाई का माहौल खत्म कर लिया। जिस तरह एनईपी की जगह 3 लैंग्वेज फार्मूला तमिलनाडु और दक्षिण में करके जो है वहां के भाषा को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरह से परिसीमन के जरिए दक्षिण के राजनीतिक ताकत को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जिस दिन नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी को हरी झंडी मिल गई, उस दिन जुडिशरी में वही होंगे जिनको पहले प्रमाण देना पड़ेगा कि कितने ये बचपन से ये शाखा जाते थे, या हाई स्कूल में जाके शाखा जाने, या ग्रेजुएशन में शाखा, या कौन कौन सी ट्रेनिंग किए हैं। ये सारी चीजें प्रमाणित होने के बाद ही आप जज हो पाएंगे।